हेलो। यस। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन के विद्वानों, कोई सवाल है आप लोग के दिमाग में? कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कल तो आप नहीं थे ना? कल कोई नहीं भी था। आप नहीं थी, बाकी तो सब पहचाने पहचाने ही लग रहे हैं। आप थी? ये सब मास्क लगाए रहते हैं ना। ये बाद में आई थी, बाकी तो सब थे ही। कल से आप लोग थोड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना? कल वो दोनों ऐसे थे। ऐसा नहीं हो रहा क्या हो रहा है उनके साथ? तो कल हमने आपको एल एच मोर्गन खत्म कर दिया था, ठीक है? नातेदारी का क्लासिफिकेटरी, अच्छा। तो ऑनलाइन पे कोई एक बार हेलो कर दीजिए ताकि हमें पता चले। परसों क्या हुआ, हम 20 मिनट क्लास लेते रह गए और मतलब ऑनलाइन वालों का इधर मैसेज आ रहा था कि लाइव नहीं आ रहा है। तो एक हेलो लिख दीजिए कोई ऑनलाइन पे। अगर मैं आयुष नंदन, आनंद मोहन, वाह। चलिए, तो कल हमने आपको बताया था एल एच मॉर्गन का इवोल्यूशन का थियरी, ठीक है? बताया था ना? तो एक बार आप लोग सुना दीजिए। सुनाओ, बबीता का सुनिए। बैठे बैठे बोलो, वो जो पांच छह को था। हाँ। ना ना, अटैक मत करो, अटैक करता दूसरा ऐसे करता सामने ना। हाँ। ना ना, अरे को सोच, पहले पतो आएगी कि पहले बहू? पहले पतो आती है कि पहले लड़की आती है? तो बहू 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 मतलब वो आएगी ना। तो पहले रक्त संबंधी, फिर पुनालुआ, फिर सिंडास्मियन, फिर पोलीगैमी, फिर मोनोगैमी, ये बताया था। उसके बाद उनका जो 3 स्टेजेस है वो हम लोगों ने पढ़ा था। असभ्य या जंगली, बर्बर और सभ्य। तो एक जो असभ्य है वो कब से पहले का है? कुम्हार से पहले। फिर जो बर्बर है वो कब से कब तक है? कुम्हार से लेकर और लिखने के पहले। और लिखने से हम सभ्य हो गए। तो जो भी लिखना नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? असभ्य या बर्बर है। तो लिखने आता है ना तुमको? तब ठीक है, ठीक है। यहां तक हम ऑल वेल। एक दो, बोलो बोलो बोलो। तो अभी आएगा ना। एक तुम्हारी तरह नाई गया, राजा था तुम्हारी तरह, मेरी तरह नाई था। तो राजा राजा होता है, वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो एक दिन बोला, नाई जरा मेरे बाल गिन के बताओ कितने हैं। तो नाई मेरी तरह था, बोला मालिक आगे ही तो गिर रहा है। अभी कुछ काउंट करो, आएगा, सब आएगा। कुछ भी ऐसा बीपीएससी में आ ही नहीं सकता, उसकी औकात ही नहीं ऐसी कोई सवाल आपसे पूछ दे जो आपसे ना बने, ठीक है ना? तो आप बस केवल, लेकिन जो हमने कहा था पूना लुआ का कुछ और नहीं होता, पूना लुआ ही होगा। सिंडेस्मियन का सिंडेस्मियन ही होगा। ये नहीं याद है तो जब भी आपको नंबर कम आए, स्पेशली फर्स्ट पेपर में, सोशियोलॉजी में, इसका मतलब है कि आप इतनी बार नहीं पढ़े थे कि आपको टर्मिनोलॉजी नहीं याद हुआ। दैट्स इट। पेपर फर्स्ट में कुछ नहीं होता, इट्स लाइक अ साइंस, 2+2=4 ही होता है। जो एज इट इज, जो शब्द हैं, जो सीक्वेंस है वो नहीं बदलेगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना है। हम कौन सा रट्टा मार रहे हैं, हमें पता है, चाहिए ये बात है, ऐसे होता था, कंसेप्ट है ना सारा, ठीक है ना? तो बस ये याद रखिएगा कि आपको एग्जाम से पहले स्पेशली पेपर फर्स्ट का नोट्स, अभी मैं ये कोशिश करूंगा, मेरी अगली कोशिश ये है कि थोड़ा सा आप लोग के पास जीएस के अलावा और ये क्लास के अलावा थोड़ा समय मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड पेपर का नोट्स भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सेकंड पेपर में क्या होता है ना कि 2 बार भी पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है, क्योंकि सेकंड पेपर में अप्लाइड क्वेश्चन आएगा। और अप्लाइड क्वेश्चन क्या होता है, 1-2 बार पढ़े रहोगे तो क्लास से के समय भी आपको आसानी रहेगी, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहोगे। और पेपर फर्स्ट पे आप ज़्यादा बेहतर टाइम देखो। देखो पेपर फर्स्ट में ना 75% आप मार्क्स लाने की कोशिश करिए। हम लोग जैसे सोशियोलॉजी यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, तो अगर 500 का पेपर है ना, 250 का पेपर है आपका पेपर फर्स्ट, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यू शुड स्कोर मोर देन 190। तभी मैं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑप्शंस आएंगे उसमें पेपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मैं समझा पाया अपनी बात? जितनी ज्यादा आप थियरी पे क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा नंबर आएगा। जितना लिखेंगे बिहार में बदलते जाति के प्रतिमानों की चर्चा करिए, उतना कम नंबर आ जाएगा, ठीक है ना?
तो थ्योरी पे क्या होता है ना कि जैसे मैथ होता है, या तो पूरा मार्क्स आएगा या नहीं तो नहीं आएगा। सेकंड पेपर में जैसे वही है ना, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा थ्योरी पे क्वेश्चन लिखेंगे आपको उतना नंबर आएगा। तो हम लोग को पेपर फर्स्ट को ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करना है, और आपके साथ तो लक है कि आप ऑप्शंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट पेपर में थ्योरी पे आएगा, थ्योरी में वही होता है जैसे हम बताया ना, वही होगा, जंगल बर्बर सब वही होगा सिंडास में। तो उसमें करना है क्या, उसमें ना अपना कोई रॉकेट साइंस लगाना है, वही एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले थिंकर, ओ सॉरी लिखिए मोर्गन ने, आप 1 मिनट रुक जाइए, बस एक लास्ट लाइन बचा हुआ है, जो कल नहीं आया था वो 2 मिनट रुक जाइए। देखिए मोर्गन ने दो प्रकार के नातेदारी शब्दावलियों का प्रयोग किया। 2 प्रकार के नातेदारी शब्दावली, किनशिप टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया। जब आप किसी को कहते हैं अंकल, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंकल का मतलब कौन? व्हेन यू से अंकल, तो अंकल किसको बोला आपने? हम लोग बोलते हैं ना हमारे अंकल हैं, तो अगर आप बोलते हैं ये हमारे अंकल हैं, तो इसे हम क्या समझे बताइए? अगर आप किसी को अंकल कहते हो तो उससे हम क्या समझते हैं? पता चलता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर पापा बोले तो ऐसा दिमाग में आता है कौन पापा? पापा एक ही होगा कि बहुत सारा होगा? और अंकल हम लोग बोलते हैं ना कजिन, तो ये कजिन क्या है? बहुत सारा है कि एक होगा? तो जो किनशिप टर्मिनोलॉजी होती है, जो नातेदारी की शब्दावलियां होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू मोर्गन। 2 तरह की नातेदारी शब्दावलियों का हम प्रयोग करते हैं। पहला क्लासिफिकेटरी क्लासिफिकेटरी को कहते हैं वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली। लिख लीजिए, माने तो ये खत्म होने वाला है। नातेदारी का वर्गात्मक शब्दावली। अब आप ऐसा टर्म बताइए उत्तर भारत में जो एक शब्द से हम कई रिश्तेदारों को संबोधित करते हैं। एक शब्द से जब हम कई रिश्तेदारों को संबोधित करते हैं तो उसको वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली कहते हैं। अभी तो बोला अंकल, कजिन। लिखे जब एक शब्द से, लिखे जब एक शब्द से कई नातेदारों को संबोधित किया जाता है, जब एक शब्द से कई नातेदारों को संबोधित किया जाता है, when many relatives are addressed with single terminology, एक शब्द से कई नातेदारों को संबोधित किया जाता है, उसे वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली कहते हैं। जैसे अंकल आंटी, कजिन। दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग टर्म है कजिन। मेरा कजिन है, अब समझ में नहीं आता मामा का लड़का है कि चाचा का लड़का है कि मौसा का लड़का है। कजिन है ना। और दूसरा होता है वर्णात्मक, डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी। वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली, दैट इज एक शब्द फॉर एक रिलेटिव। ऊपर वाले को सेंटेंस बना लीजिए, एक शब्द से एक रिलेटिव। क्या हुआ, नहीं लिखोगे? क्या बोलो? तो वर्णात्मक की तो बात कर रहा हूं। इसमें एक शब्द से मेनी रिलेटिव, इसमें एक शब्द एक रिलेटिव। जैसे पापा, तो आप उत्तर भारत में देखिएगा हम लोग हर रिलेटिव के लिए सिंगल वर्ड यूज करते हैं। पापा, बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा, मामा, मौसा, सबके लिए अलग अलग है ना। दक्षिण भारत में अगर आप बोलते हैं हेपू, तो हेपू का मतलब, हेपू एक शब्द है जो वर्गात्मक, उससे पापा, बड़का बाबूजी, चाचा, मौसा, मामा, फूफा, सबके लिए एक शब्द है हेपू।
समझ आया? हेपू एक शब्द, एक वर्गात्मक क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी है साउथ इंडिया में, जिससे एक शब्द से वो 6 रिश्तेदारों को संबोधित करते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे क्या फायदा है? एक रिश्तेदार को, मतलब एक शब्द से अगर 6 रिश्तेदार को आप संबोधित करते हैं, इतना क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा नहीं, मैं तो थोड़ा बता रहा हूं। तो फायदा क्या है इससे? अब बताइए कि अगर हेपू का मतलब मान लीजिए पापा है, तो बड़े पापा, छोटे पापा, मामा, मौसा सब हेपू है, तो वो लड़के कभी अनाथ होंगे जब पिताजी मरेंगे तो? कि उसके 5 हेपू और हैं। हमारे यहाँ गया। तो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी किनसिप, और ये जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं एक उसको एक सामुदायिक संबंध को व्यक्त करते हैं कि आप, जब हम कजिन कहते हैं तो सब एक ब्रदरली फील करते हैं ना, ठीक है ना? तो डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी से उत्तर भारत डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी को फॉलो करता है, जो हम आप फॉलो करते हैं डिस्क्रिप्टिव है, और जो साउथ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सब वर्गात्मक फॉलो करते हैं। तो इनके लिए मम्मी, मौसी, बुआ, चाची, ताई और एक कौन, फुआ हो गया, मौसी हो गया, इन सब के लिए एक ही शब्द होगा। अरे जो हेपू का उल्टा होगा वो सबके लिए एक टर्म। तो ये 2 मोर्गन ने टर्म दिया है, क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है? आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि उधर लिखिए वर्णात्मक में उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया, वर्णात्मक बैकग्राउंड ब्लैक यूज कीजिएगा सर, आइज के लिए कंफर्टेबल रहता है। ब्लैक कंफर्टेबल होता है यार, हमने तो ब्लैक सुने की चुभता है। फाइन है ये, ठीक है, ये ठीक है। यहां सब कह रहा ब्लू करने के लिए जी, कितना मजा आता है ना तुम लोगों को पढ़ाने में। यहाँ आके दिल्ली में पता चला कि ब्लू होता है, बिहार में तो ब्लू होता था, पियर होता था, यहाँ के से पता चलता है कि पीला होता है ना? तो बताओ जी, ब्लू लाइट कॉजेज आई फैटिग। अच्छा ठीक है, तो इस पे येलो यूज करते हैं। आई गेस दिस विल वर्क, दिस इज गुड। चलिए, ज़्यादा तो बेटर था कि वाइट ही रहता, बट या ग्रीन यूज करके एक बार देख लीजिए आप लोग। ग्रीन आई को सूद करता है, और इस पे यूज कर लेते हैं। ग्रीन पे क्या जाएगा बताओ जी बबीता, इस पे कौन सा जाएगा? ब्लैक, ठीक है, ठीक है। अगर आई को सूद करना है तो गो फॉर ग्रीन। ये नहीं सूट कर रहा है, चलो कभी तुम्हारे मन से कभी उन लोग के मन से, सबको इज्जत दो। कल ही बताया था ना, कल ही एजुकेशन का मतलब बताया था, ठीक है ना? चलिए थोड़ी देर ट्रेन करते हैं, फिर चेंज कर लेंगे, बदल बदल के भी ठीक रहेगा, ठीक है? तो इतनी ही सी टोटल बात है एल.एच. मॉर्गन की, ठीक है? अब जो सबसे भारी विद्वान हैं सोशियोलॉजी में, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। नाम सुना होगा आपने? तब वाह, नाम सुनते एकदम लगता है बस, तो क्या हो गया बोलो? अरे उत्तर भारत वर्णात्मक और दक्षिण भारत वर्गात्मक। क्या लिख रहे हो? उत्तर भारत वर्णात्मक नातेदारी शब्दावलियों का प्रयोग करता है, वर्णात्मक नातेदारी शब्दावलियों का प्रयोग करता है। और ऊपर लिख लीजिएगा दक्षिण भारत वर्गात्मक, ठीक है? तो दक्षिण भारत में मेरा बेटा नहीं होता है, हमारा बेटा होता है, और हमारे यहाँ मेरा बेटा होता है, ठीक है ना? मेरी माँ होती है, वहाँ हमारी माँ होती है, क्योंकि वो बहुत लोगों की माँ होगी, ठीक है ना? आपने साउथ इंडियन फिल्म में देखे होंगे ना, देखिए बड़ा फैमिली की यूनिटी दिखाएगा। हमारे यहाँ 2 भाई मार कुत्ते की तरह लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हम वर्णात्मक होते हैं, ठीक है ना? वो लोग के चाचा, पापा, मामा, मौसा सब एक ही होता है, ठीक है ना? तो ये यूनिटी ऑफ किनशिप को दिखाने के लिए इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? बढ़िया क्या? अब आइए कार्ल मार्क्स। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, सबने, कोई ऐसा तो नहीं कि नाम ही नहीं सुना। 1000 साल में, अरे कुछ बोलते हैं लिखना शुरू कर देते हो, तो बाद में नहीं लिख लोगे,
ठीक है। तो 1000 साल में, मतलब ही इज कॉल्ड एज द थिंकर ऑफ मिलेनियम। तो 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। 1000 साल में जिसने दुनिया को सबसे ज़्यादा अपने विचारों से प्रभावित किया, जिसका असर, जिसके विचारों का असर दुनिया पर सबसे ज़्यादा पड़ा, उस विचारक का नाम कार्ल मार्क्स है। बट कार्ल मार्क्स के बारे में आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स कोई समाजशास्त्री नहीं है। उसको पता भी नहीं है कौन क्या होता है समाजशास्त्र। जैसे आपको मान लीजिए आपके सिलेबस में डाल दिया गया कबीर, कबीर को क्या पता है वेरी सोशियोलॉजी। कई बार क्या होता है कि आपको सोशियोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ना आपने सोशियोलॉजी शब्द सुना होता है, लेकिन आपने बहुत जगह ऐसी बातें कही हुई हैं जैसे हम आपको लगता है कि यार इससे तो समाज को समझने में मदद मिलता है इसके विचारों को, तो हम क्या करते हैं कि उसको सोशियोलॉजी में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा, चाहे वो मोर्गन है, चाहे ऑगस्ट कॉम्ट है, या स्पेंसर है, या दुर्खीम नहीं पढ़ा ना भैया, दुर्खीम है, ये लोग प्योरली समाजशास्त्री है जो समाजशास्त्र के लिए थ्योरी लिख रहा है। वेरेज कार्ल मार्क्स इज ए रिवोल्यूशनरी, वो एक क्रांतिकारी है जो दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है। हम सब बिहार के हैं तो पता होगा कि नक्सलवाद जो है उसी से आइडियोलॉजिकल इंपोर्ट करता है। तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स है वो चाहता था कि दुनिया बदले। तो उसका एक बहुत फेमस विचार है, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। वो कहता है कि विचार वो नहीं होते जो दुनिया को समझने के लिए बने हैं, विचार वो होते हैं जो दुनिया को बदलने के लिए बने हैं। ठीक है ना। हमने साइंस में क्या कहा था आपको, साइंस की क्यों इतनी इज्जत है, क्योंकि साइंस बदलता है। मान लीजिए कुत्ता घायल हो गया, ये हिस्ट्री पढ़ी है, तो ये क्या करेगी, ओह कितना हरामी रिक्शा वाला था, बताओ मार के चला गया, उसको कीड़े पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, लेकिन उससे क्या कुत्ता ठीक हुआ। लेकिन अगर इसने बायोलॉजी पढ़ी है या मान लो थोड़ी सी कुछ मेडिकल साइंस पढ़ी है, 2 मिनट में पट्टी शट्टी निकाल के बांध बूंद के कुत्ता दौड़ना शुरू कर देगा। तो इसका ज्ञान दुनिया को बदलता है और बाकी इस लोग का ज्ञान दुनिया को समझता है। तो बाकी जब मार्क्स आया दुनिया में, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि मार्क्स के आप क्रांतिकारी आइडियाज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो मैं अगर सीधे थ्योरी बताऊंगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा होता है ना, बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो मार्क्स एक ऐसे काल में पैदा हुआ जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट इस्टेब्लिश हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया दुनिया में, पहले हमने कहा कि फिजिक्स के प्रभाव में खूब अच्छे अच्छे घर बन गए, खूब सुंदर सुंदर गाड़ियाँ बन गई, एसी बन गया, पंखा बन गया, और लोग, बंद ही कर दो ना इसको, यहीं से ना बंद कर दीजिए इसको। आज आपको एक ऐसी चीज़ पढ़ाऊंगा ना, अभी जस्ट अच्छा वही पंखा याद आ गया, आज ऐसी चीज़ पढ़ाऊंगा आपको लगेगा अरे आपकी ज़िंदगी की 80% अपनी प्रॉब्लम अभी 5 मिनट के बाद सॉल्व हो जाएगी। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जीवन में आपकी जितनी प्रॉब्लम आप सोचते थे उसमें 80% अब नहीं है। हर चीज़ देखो, आप कई जगह लिखे हुए देखते होगे ना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। दुनिया में जैसे अभी गर्मी आ गई है या थोड़े दिन पैसे, वो तो वही रहेगी, हाउ यू टेक इट दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो एटीट्यूड, अगर दुनिया में किसी चीज़ को सबसे सुंदरता से सजाना है तो इसके इनर चीज़ को हम कंघी करते हैं, शैम्पू करते हैं, तेल लगाते हैं, व्हाट वी डेकोरेट दिस खोपड़ी, बट व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस खोपड़ी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव और दूसरा, कर दी ना छोटी बात, कर दी छोटी बात, मुजफ्फरपुर का होकर छोटा छोटा बात करती हो। एक होते हैं नेगेटिव और दूसरे होते हैं रिलेटिव। ये 2 चीज़ से बचोगे, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसकी मौसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, फोन करेगी उसको क्योंकि इसको टेंशन देना है। क्या कर रही थी मौसी, क्लास जा रहे थे। क्लास से क्या होता है, बहुत लोग क्लास किए, हम देखे नहीं, हमारे पड़ोस में रहती थी, 5 साल पढ़ी, पागल हो गई अब लड़कों नहीं मिल रहा है इसको ना 1 रुपया देना है ना 1 रुपया लेना है, उसको तुम्हें टेंशन देनी है। तो जिंदगी में अगर इन 2 लोगों से आप दूरी बना के रखोगे, इसका मतलब आपने इसको अच्छा डेकोरेट कर रखा है, समझे। मेरे फ़ोन आप चेक करेंगे ना, उसमें अब मान लीजिए अब ये बबीता है, अब बबीता इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, कई बबीताएं हो सकती हैं। तो अब जैसे मुझे अब पता तो चलता नहीं कि आया नाम बबीता, तो पता नहीं चलता ना कौन बबीता है। तो जितने लोगों का फ़ोन नहीं उठाना होता है, मैं उसके नाम के साथ द डेंजरस लिख देता हूँ, जैसे बबीता द डेंजरस। तो अब इसका मतलब कि इस इंसान का कभी फ़ोन नहीं उठाना है,
तो जिस आदमी का फ़ोन, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, स्टूडेंट हो, फ्रेंड हो, जो वोमिट करता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, उसको ये प्रॉब्लम है कि पेट्रोल का दाम 1 रुपया काहे बढ़ गया, इस पे वो मोदी को गाली देना चाहता है, उसको पता नहीं है कि कौन किसको कॉल करें, तो तुम्हें कॉल करेगा, ये मोदी ठीक नहीं किया। तो हम क्या करें? हमें तो ये कोशिश करनी है ना कि और ज़्यादा कमाओ, ठीक है ना। देखिए एक बात समझिए, मैंने आपको पहले दिन के क्लास में कहा था कि इस दुनिया के उन खुश नसीबों में से हैं जो आपको ड्रीम को चेज करने का मौका मिला। दुनिया के 90% या 80% भारतीय सुबह निकलते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, काम करते हैं ना। आप वो 20% खुश नसीब हैं जो सपनों को पूरा करने के लिए निकलते हैं। तो आपकी तो किस्मत ही अलग है, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, वो 80% आदमी कहता है कि यार मोदी ने चोरी किया, ये व्हाटएवर किया। आप क्यों कंप्लेन करोगे यार 2 साल बाद कि पेट्रोल 100 रुपए का है कि 200 रुपए का? हमने तो आज तक, हमको पेट्रोल का दाम ही नहीं पता चलता। हम तो गाड़ी जाते हैं, बोलते भर दो, काट देते हैं, कर देता है। हमको कंप्लेन करने का हक है? हमें तो उस समाज ने वो हर मौका दिया, और उस मौके के बाद हम देखें कि टमाटर का दाम काहे बढ़ गया और आलू का दाम काहे घट गया। हम तो अपने आप को सिर्फ फ्री करेंगे ना। हम अपने आर्थिक स्तर को इस स्तर पर रखेंगे कि पेट्रोल 150 रुपये पड़े चाहे 200 पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप वो बनने जा रहे हैं ना। अब उसका वो पढ़ते समय अय्याशी किया, नहीं पढ़ पाया, 20,000 का नौकरी कर रहा है, तो उसको तो 1 रुपया चुभ रहा है, और हमको भी चाह रहा है कि चुभे। देख रहे हो ना, पेट्रोल का दाम में आग लगल है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। अरे सिलेंडर का दाम 50 रुपया बढ़ गया, बुरी से बुरा सिलेंडर भी 1.5-2 महीने से चलता ही होगा। तो इसके अंदर 1 रुपया तेरा खर्चा बढ़ गया पर डे का, तो पागल हो गया है। तो तूने किया क्या? जो दिल्ली में ये 15-20 हजार रुपया महीना दिया गया, उस समय तो आपको नहीं, उस समय तो हम लोग ना इन लोग को बदनसीब लगते थे, इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती थी। इनको लगता था कि ना, इनसे दुनिया में खुश नसीब कोई नहीं है। सुबह 9 बजे निकल जाते थे भाई साहब लोग, आते थे शाम उनको घूम के, और हम लोग कैसे देखते थे, तुम लोग की किस्मत खराब है। और अब समझे? तो सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। समझे? समझी? तो कौन कौन होता है नेगेटिव? और माँ या बाबूजी, दूगों का फोन छोड़ के, भाभी है मत उठाना उसका, वो और हाँ, भाभी का तो और मत उठाना, वो सोच रही जल्दी जाए तो थोड़ा स्पेस बने चक्कर में लगी है, ठीक है ना। तो हाँ, भाभी तो और डेंजरस है, ननद भाभी तो ऐसे ही जानते हो, सांप और नेवला वाला मामला है, ठीक है ना। उनको लगता है कि हमारा देश कैप्चर की हुई है, ऐसा होता है ना उन लोग का। भाभीियों को लगता है कि इसी के वजह से टेरिटरी ना ऑक्युपाइड है, तो जल्दी निकलो। उसको तुम लोग औपनिवेशिक शासक लगते हो, ठीक है ना। ठीक है, देखो, तो जब कार्ल मार्क्स आया ना, तो कार्ल मार्क्स से पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो भी अच्छी अच्छी बातें थीं वो चल रही थी, कि भाई दुनिया में बहुत सारी सुविधाएं आ गई थीं। जैसे ही थोड़ा सा मामला बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो आप सब ने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसने क्या कहा था? हाँ बोलो, थोड़ा डिटेल बोलो, अब तुम एग्जाम देने जा रहे हो ना, एक लाइन से तो एग्जाम में काम चलेगा नहीं। हाँ थोड़ा और बोलो। हाँ, उसने फ्री मार्केट का जो थ्योरी दिया, उसका लॉजिक क्या था कि व्हाट विल हैपन इफ यू गिव द फ्री मार्केट। डी कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करता है, आप लोगों ने सबने सुना है? नहीं सुना है तो घबराना नहीं है, ये चीज गलती मत करना कभी। हम लोग बिहार से आए, हम लोग आए बिहार से ना, तो शक्ल वकल थोड़ी ठीक थी, क्लास में लड़कियां बैठती थी। अब लगता है ये बोलेंगे कि नहीं आता है तो क्या सोचेगी, हम मतलब उसके पास और कोई काम नहीं है। हम लोग मूर्ख थे, पूछते ही नहीं थे। अब हम उसे करें पूछ पूछ उसको लग रहा है कि अगर हम पूछे तो बोलेगी कि नहीं, हम आई डोंट लव यू। और उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रह जाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कभी हमारा कंसेप्चुअल डेवलप नहीं करने देते। देखो, तुम अगर कोई चीज़ नहीं आती है ना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमें नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया तो नहीं आता। हम लोग जो इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ाया है मास्टर ने स्कूल में, हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर को सिर्फ 2 सवाल आता था, भारत अमीर है, भारतीय गरीब है कैसे
और भारतीय कृषि मानसून का जुआ है कैसे। हमने पूरे 9th-10th में यही 2 सवाल पढ़ा। भारत अमीर है, भारतीय गरीब है कैसे, तो बताना था कि भारत में बहुत माइंस है, मिनरल्स है, खेती है, पानी है, बहुत मस्त है सब चीज़, लेकिन इंसान ऐसे फालतू है। और भारतीय कृषि मानसून का, बारिश हो जाएगी तो इंसान अमीर हो जाता है, उसकी लड़की उड़की की शादी हो जाती है, नहीं होता है तो बस गया। 2 साल यही पढ़े, उसी को नहीं आता था वो हमको क्या पढ़ाएगा। सो वी आर द लास्ट सोर्स ऑफ योर नॉलेज। हम लोग आप लोग के ज्ञान प्राप्त करने के अंतिम मार्ग है। यहाँ से या तो शादी होगा ना, तो इसलिए अब हम लोग नहीं बताएंगे ना, तो फिर अब नेक्स्ट कोई स्टॉप नहीं आएगा। दिस इज योर लास्ट स्टॉप। तो छोटी से छोटी भी बात ना समझ में आए, आप लोग, आयुष एंड आनंद एंड एनीबडी हु इज वाचिंग मी, डोंट हेजिटेट। ये मत सोचना कि हमें ये क्या सोचेंगे, क्योंकि हम भी कुछ साल पहले उधर बैठते थे और हम उसी एजुकेशन सिस्टम से आते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, आता हमें कुछ भी नहीं था। हमें तो सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर नहीं था। हम सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट हैं, इन कॉलेज से, पटना में देखा हो ना, सुना। कहीं 5 क्वेश्चन गए, जाके धड़ाधड़ चोरी किए, लिख दिए, सर 60% मार्क्स भी आ गया हमें, चोरी के एक्सपर्ट थे हम। तो कोई भी छोटी सी भी टर्मिनोलॉजी नहीं आए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैसे हमने आपको डार्विन कैसे थ्योरी समझाया, पढ़ा तो हमने भी होगा 6th-7th में। हम हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो अब जरा समझिए मार्क्स का बैकग्राउंड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन ने दुनिया को बदल दी, और जब मशीन ने दुनिया को बदल दी तो मशीन के कारण बहुत भारी मात्रा में उत्पादन शुरू हो गया। जब ये शुरू आया तो जब भी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था को हमेशा एक शिकायत रहती है कि राज्य बहुत टोका टोकी करता है, हर बात के लिए लाइसेंस चाहिए, हर बात के लिए राशन कार्ड चाहिए, सब देखे होंगे। तो जब ये चल रहा था, इसी बीच एक विचारक आए, एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ ने कहा कि ये जो नियंत्रण है अर्थव्यवस्था पर सरकार का, इससे नियंत्रण से मुक्त करिए और मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब होता है बाजार या डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो है वो बाजार को रूल करेगा। इनका लॉजिक क्या है? इनका लॉजिक ये है कि जिस भी सरकार में, जिस भी देश में 2 शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। वो पहला क्या है? एक शब्द है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब है कि आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ ड्राइविंग का लाइसेंस होता है, दुकान का लाइसेंस होता है, दारू के दुकान का लाइसेंस होता है, हर चीज़ का लाइसेंस होगा। तो जहाँ भी आपको एक शब्द सुनाई पड़े लाइसेंस, इसका मतलब है कि सरकार वहाँ के आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। लाइसेंस का मतलब ये होता है। और दूसरा आप एक टर्म सुने होंगे, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब ही होता है कि हम आपको इंस्पेक्ट करेंगे, हम आप पर निगरानी रखेंगे। हमारे यहाँ देखिएगा हर चीज का इंस्पेक्टर होता है, अमेरिका में किसी चीज का इंस्पेक्टर नहीं होता। वहां पुलिस सार्जेंट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, उसके नीचे भी होता होगा, एएसआई भी होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसका मतलब सब जब चाहेगा तुमको देखेगा। फिर हमारे पास देखना रोड का इंस्पेक्टर होगा, इसका लिफ्ट का इंस्पेक्टर होगा, गन्ना का इंस्पेक्टर होगा, मिठाई का इंस्पेक्टर होगा, फूड का इंस्पेक्टर होगा। हर चीज जहाँ भी इंस्पेक्टर वर्ड दिखे, इसका मतलब कि सरकार ने इनको अनुमति दे रखी है कि जाके सबके लाइफ को चरस बो। तो 2 शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, इंस्पेक्टर और लाइसेंस, तो समझ लीजिए कि ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसा समाज एक नियंत्रित समाज है जहां राज्य नोटिस करता है। आप देखिएगा 2 लोग पार्क में बैठे रहते हैं, पुलिस आके पकड़ती है ना, वो इंस्पेक्ट करता है, व्हाई यू आर सिटिंग हियर। अमेरिका में अगर 2 लोग बैठे हैं और कोई आ गया इंस्पेक्टर, वो पलट के चांटा मारेगा कि तू कौन होता है हमको, हम कहाँ बैठेंगे बताने वाला। तो आप कहेंगे कि नहीं तुम यहाँ बैठे हो तो दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो बोलता है दूसरे लोग हमें देख क्यों रहे, व्हाई यू आर लुकिंग एट मी, ये तो हमारी निजता, हम जो चाहे सो करें। हमारे कह के नहीं नहीं वो सब 4 को देख रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा, तुम जाओ। कह रहा डिस्टर्ब हो रहा, उसको बोलो ना उधर देखेगा। बोला नहीं 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 वो इधर ही देखेगा। तो हम लोग की अलग परवरिश है, उनकी अलग परवरिश है, ठीक है ना। तो जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था चलती है तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार ही बताती है व्यापारी या बिजनेसमैन को कि आप कितनी देर दुकान खोलेंगे, 10 बजे खोलेंगे, 8 बजे बंद करेंगे। अक्सर आता है ना सरकार का नियम, इतने बजे तक।
वही बताएगा कि आप कितना उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा 10 टन, 20 टन, 50 टन, 100 टन का। तो जितना आपको परमिशन मिला है उतना ही आपको उत्पादन करना है। दूसरा, विपणन, जो आपने देखा होगा, अगर अब तो बिहार में दारू बैन है, नहीं तो आप कभी भी दारू के बोतल पर लिखा हुआ देखेगा कि ओनली सेल इन बिहार और हरियाणा, या यहाँ देखा होगा ना आपने। तो आप इसको कहाँ बेच सकते हैं ये भी सरकार बताएगी। दूसरी जगह बेचते हुए पकड़े गए तो जेल। और तीसरा, जो उत्पादन, जो उपभोग होता है, जो हम खाते हैं, सरकार उपभोग आप कितना खाएंगे इसको भी सरकार नियंत्रित करती है। कितना खाओगे ये भी, कैसे? बिल्कुल, बोलो बोलो। हम सोचे ना ना ना, आप कितना खाएंगे ये भी सरकार बताएगी। कैलोरी देखा, कितनी छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती। कोई बात नहीं, बोलो हम कितना खाएंगे, बताइए भाई आयुष, आनंद, हम कितना खाएंगे ये भी सरकार डिसाइड करेगी। कैसे? राशन कार्ड, 1 महीना में 5 किलो चीनी मिलेगा, अभी इतना ही खाओ, 3 दिन में खा जाओ तो रहो, बाकी 27 दिन ऐसे बैठे। राशन कार्ड द्वारा सरकार उपभोग को नियंत्रित करती है। महीना में 4 गो साबुन मिलेगा, 3 किलो आटा मिलेगा, जितना मतलब आपको इतना ही में काम चलाना है। देखते हो ना किरासन कितना यूज करना है। अगर हम लोगों ने बचपन में सबसे ज़्यादा मार खाया होगा तो किरासन के लिए खाया होगा, क्योंकि मान लो नहीं पढ़ रहे हैं, जलता रह गया, क्योंकि राशनिंग है भाई। मान लीजिए कि एक घर को 5 लीटर किरासन मिलता है, तो मतलब एकदम किरोसिन का मैंने इतना वैल्यूएबल यूज आज तक किसी चीज का नहीं देखा। सोते समय एकदम उसको डिम कर देना है, नहीं पढ़ रहे हैं और जलता हुआ दिख गया। मेरे गांव का एक लड़का था, तो उसने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि शायद आशुतोष मुखर्जी या कोई ऐसे थे कि बगल से बारात गुजर गई या पता नहीं चला। आशुतोष मुखर्जी ना, तो वो पढ़ा था, उसको लगा कि अरे उनका इतना एकाग्र चित्त थे कि उनको पता ही नहीं चला। तो उस क्या किया कि लालटेन जला के पढ़ रहा था, तब तक लाइट आ गई, लाइट गांव में लग गई थी। तो उसको लगा कि मैं ऐसे ही पढ़ते रहूंगा तो पिताजी ये सोचेंगे कि मतलब इतना एकाग्रचित है कि लाइट आ गया पता नहीं चला, और ना पढ़ रहा था, हवा बना रहा था। पिताजी आके पटाक पीछे से मारे ना, बोले अरे साला जब सूते ही के बाद किरासन का है जियान करता है। सोया हुआ तो पहले जैसे बाप भी नहीं है। कह रहा यार आज बाबू जी ऐसा मरले हैं कि माथा हिल गए। मैं कहा हिला, हम सोचने तो नहीं समझे। तो राशन कार्ड द्वारा सरकार उपभोग को भी नियंत्रित करती है। एंड देन केम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा कि सर ये इंसान अगर 24 घंटे फैक्ट्री खोलना चाहता है तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है। ये जितनी ज़्यादा फैक्ट्री खोलेगा, जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा, उतना समाज को फायदा है। समाज उतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको टैक्स मिलेगा। तो अगर ये 24 घंटे फैक्ट्री खोलना चाहती है तो आप इसको क्यों रेगुलेट कर रहे हो। उसने कहा कि सरकार का काम यही है देखना कि कौन कितना उत्पादन कर रहा है, कौन कितना खा रहा है और कौन कितना बेच रहा है। आपका काम है सेना देखिए, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखिए। अभी देख रहे हैं ना बैंकिंग का ये चल रहा है, तो पटना में मेरे भैया बैंक मैनेजर हैं, कल था ना बैंकिंग का हड़ताल। हमने सुबह उनका बर्थडे था, हमने कॉल कर दिया हैप्पी बर्थडे बर्थडे। उन्होंने कहाँ ऑफिस, बोला ना हमने का हड़ताल बा। बोले कोना बात के, अरे साला ये मोदी सब बैंक बेच देलस। तो हमने खाली इतना कह दिया तो ठीक तबा का। अब वो लोग तो जो ये जो होते हैं ना एम्प्लॉइज, इनका तो लगता है कि बस किडनी ले रही है सरकार। इनको है कि काम ना करवाओ और पैसा दो। सरकारी नौकरी का इसीलिए आप लोग भी जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जान ले लेगा। तो हम बोले कि नहीं प्राइवेटाइजेशन तो ठीक ही है। अरे भाई साहब क्या हमने बर्थडे को कॉल किया, बोले हाँ का ठीक बा। हाई भाई हो, एक बात बताओ कि आपको लगता है कि दुनिया का एक भी कस्टमर ऐसा आपको मिला आज तक जो आपके बैंक से या स्टेट बैंक से खुश हो है? तो बोले नहीं अब पहले जैसा बात नहीं रहा। हम बोले वो हमने नहीं पूछा, हमने कहा कि कोई आज तक आपको ऐसा कस्टमर मिला जो सरकारी बैंक के सर्विसेज से या किसी चीज़ से खुश हो, मिला है?
तो आप कुछ नहीं बोल रहे। हम बोले तो बोले इसका मतलब क्या है, बैंक बेच देगा? तो हम बोले ये बताइए कि बैंक एम्प्लॉय के लिए खोला गया है कि कस्टमर के लिए खोला गया है? तो फिर कह रहे कि नहीं, तो सब बेच रहा है। अब इन लोग ये तो नेता है ना, इन लोग लॉजिक तो है नहीं कुछ। हम बोले कि जब कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन से तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों रहना चाहिए? और रियलिटी है कि मैंने कहा कि दुनिया के जितने भी विकसित देश देखिए, वहाँ एक चीज़ कॉमन मिलेगा कि सब प्राइवेटाइजेशन पे चलते हैं। आपको पता नहीं होगा शायद आप लोगों को कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में आप जाएंगे ना घर खरीदेंगे तो वहाँ पानी और बिजली भी सरकार नहीं देती है। 4 कंपनियां यहाँ पानी का सप्लाई करती हैं उनके, जैसे कैसे आप लोग ये सिम कार्ड लेते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं कि कौन क्या ऑफर दे रहा है, फिर उसका पाइपलाइन मंगाते हैं। ऐसे ही उनके यहाँ पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका और मिलिट्री के अलावा कोई भी चीज़ सरकार नहीं चलाती है। उनका कहना है एडम स्मिथ का कि ये सब काम सरकार का थोड़ी है कि सरकार देखे कि कौन कितना किरासन पी रहा है, कौन कितना चीनी खा रहा है। सरकार अपना बड़ा बड़ा काम देखे, ये सब काम तो मार्केट देख लेगा। तो इनका लॉजिक, तो एडम स्मिथ ने कहा कि फ्री द इकोनॉमी, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक अफेयर। डिमांड सप्लाई काफ़ी है हर चीज़ को चेक करने के लिए। एक दिन अगर एक चीज़ x रुपए का हो जाता है तो जब सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड घट जाता है, तो वही टमाटर जब एक बार 40 रुपए का या 100 रुपए का बिकता है तो एक दिन वो भी तो दिन आता है जब 5 रुपए का 2 किलो मिल जाता होगा गांव में। तो वो बैलेंस कर लेगा, सरकार अपना बड़ा बड़ा काम देखे। तो इन्होंने फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया। और इनका लॉजिक क्या था? इनका लॉजिक ये था कि उद्योगपति, इन्होंने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इन्होंने कहा कि उद्योगपति को फ्री करिएगा, ये खूब प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेगा तो ये खूब लाभ कमाएगा, इसका लाभ बढ़ेगा। जब ये 3 टाइम ऑफिस खोलेगा, 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में खोलेगा, तो मजदूरों को ज़्यादा काम मिलेगा कि कम काम मिलेगा? ज़्यादा काम है, नहीं तो दिन भर ताश खेल रहा है गाँव में बैठ के। तो श्रमिक को ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा तो उसका वेतन, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। कस्टमर, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कस्टमर को बहुत ऑप्शंस होंगे, तो ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो कस्टमर बेनिफिटेड होगा। और जब कस्टमर ज़्यादा यूज़ करेगा, ये ज़्यादा लाभ कमाएगा, तो सरकार को खूब टैक्स मिलेगा, तो सरकार खूब चौड़े चौड़े रोड बनाएगी, खूब सुंदर सुंदर बिजली बनाएगी, खूब अंतरिक्ष घुमाएगी, सरकार को भी खूब पैसा मिलेगा। तो बोला कि जब आप इकोनॉमी को फ्री कर देंगे ताकि जो व्यक्ति जितनी इच्छा है और क्षमता है उतना काम कर ले, तो इससे वेल्थ ऑफ नेशन, सब कोई वेल्दी बनेगा और अंततः नेशन जो है वो प्रॉस्पेरस होगा, देश की इनकम बढ़ती है। ये बात उस समय की सरकारों को समझ में आ गई और सरकारों ने एडम स्मिथ के प्रभाव में अर्थव्यवस्था को फ्री कर दिया। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या? जैसे ही इकोनॉमी को फ्री किया तो एक घटना घटी कि सरकार को खूब पैसा मिला, खूब टैक्सेस मिले, ठीक है, कंज्यूमर को खूब सस्ता मिला। एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, बढ़ रही ना। कोई भी ऐसा क्षेत्र बताइए जहां महंगाई बढ़ी हो, जहां प्राइवेट सेक्टर काम करता हो। देखिए, जहां सरकार है वहीं महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल सरकार नियंत्रित कर रही है ना, ये एक्साइज लगा के। नहीं तो आपको पता होगा कि $35 का बैरल चल रहा है तेल का दाम। अगर ये सरकार एक्साइज और ये जीएसटी पीएसटी टीएसटी ना लगाए, सरकार कर ना लगाए, तो पेट्रोल का क्या भी कीमत चल रहा होता? 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि 35 रुपया पर लीटर सरकार के डिफरेंट टैक्सेस हैं। सरकार जहाँ इंटरवीन की, महंगा। आप एक चीज़ बताइए, आप लोग भी देखिए, मतलब ये जैसे देखिए नाइकी पहनी है, सब पहने हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे ना तो कोई नाइकी वाइकी पहनता था ना तो लगता था कौन करोड़पति का लड़का होगा। तब भी ये जूते 5-7-8 हज़ार के आते थे। और आज देखिए दुनिया इतनी, मतलब 20 साल हो गए और एक भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर बताइए जिधर से कोई चीज़ का दाम बढ़ा हो। कोई भी चीज़ बताइए तो, कोई भी चीज़। ये सब टीवियाँ ना, पहले हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, जो इतना बड़ा नहीं, चौड़ा चौड़ा होता था, 25,000 का टीवी आया था। ये 25,000 का नहीं होगा। आज से 25 साल पहले नहीं इतना चौड़ा टीवी होता था, शटर होता था, वो 25,000 का होता। सोचिए कि आज से 25 साल पहले 25,000 की वैल्यू, आज ये 25,000 का होगा। आप अपने
कपड़ों की कीमत